डांडिया आप सभी। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में हानियां कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार प्रभावित होती हैं। स्थिर हानियां कौन सी होंगी, अस्थिर हानियां कौन सी होंगी, इस तरह हानियों को किन किन नाम से जाना जाता है और ट्रांसफार्मर में कितने रूप में प्रभावित होती हैं, अर्थात स्थिर हानियां कितने प्रकार की होती हैं और ट्रांसफार्मर के कौन से भाग में होती हैं और उनका मान किसके ऊपर डिपेंड करता है और ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे प्रभावित होती है, उसके बारे में आज देखेंगे। फिर देखेंगे अस्थिर हानियां कौन कौन सी होती हैं और ट्रांसफार्मर में वो हानियां कहाँ होती हैं और किसके मान के ऊपर डिपेंड होती हैं। उन सब के बारे में देखने के बाद ही देखेंगे कि इन हानियों के मान को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे कम करने के बाद में उसकी दक्षता कैसे बढ़ती है। ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हानियां तो चाहे किसी भी प्रकार की मशीन हो, जनरेटर देखा, मोटर देखा, एसी मशीन देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, मैंने हानियों का वर्गीकरण अच्छी तरह करवाया है। यदि आप डीसी जनरेटर के चैप्टर में जाके देखोगे तो आपको इन हानियों के बारे में अच्छी रूप से एक एक पॉइंट विस्तार पूर्वक मिल जाएगा, जो कि आप जीरो लेवल से देखोगे तो आपको अच्छी तरह पॉइंट टू पॉइंट आपके दिमाग में अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही हानियां मैंने आपको उस दिन में बताया था कि हानियां सब मशीनों में लगभग एक ही होती हैं। कुछ मशीनों में कुछ हानियां नहीं होती हैं, वो जब पढ़ाएंगे तब बता दिया जाएगा। आज वो हानियां बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि नहीं होती है, बाकी एसी मशीनों में या डीसी मशीनों में वो हानियां क्यों होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज। तो ये देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर में हानियां होती हैं वो बाकी सब मशीनों में भी होती हैं, तो कैसे होती हैं। इसलिए आप डीसी जनरेटर के चैप्टर में डीसी जनरेटर में हानियों का मान देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे, फिर भी आप लोगों को ध्यान नहीं है तो मैं साथ साथ आज इसका वर्गीकरण कराते चला जाऊंगा, ताकि आपके मन में उस हानियों के प्रति किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो और आप अच्छी तरह समझ जाओ। तो देखते हैं आज ट्रांसफार्मर में हानियां कौन कौन सी होती हैं। लॉसेस देखेंगे, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ये देखेंगे आज। परिणाम मित्र में हानियां। दोस्तों, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इससे और भी अधिक गहरा अध्ययन करना हो तो, क्योंकि यहां तो आज ट्रांसफार्मर की संपूर्ण हानियां हो जाएंगी, मैंने डीसी जनरेटर के चैप्टर में प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट मैंने कॉपर लॉस का वर्गीकरण अलग करवाया है, हिस्टैरिसीस हानि का मान का वर्गीकरण अलग करवाया है, भंवर धारा हानि का वर्गीकरण कराया है। यहाँ तो सारी हानि एक वीडियो में सम्मिलित हो जाएंगी, इसलिए वहां जाके देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नोट्स बनाओगे तो और भी अच्छा मतलब आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो अब बताता हूँ हानियां। सबसे पहले देखेंगे कि हानियां होती क्या है। आप लोगों ने देखा, किसी भी प्रकार की मशीन है शक्ति का ट्रांसफर करती है, कोई तो स्थानांतरण करती है, कोई परिवर्तित करती है। जैसे डीसी जनरेटर विद्युत शक्ति, यांत्रिक शक्ति को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये तो बदलता तो नहीं है, सिर्फ ओनली ट्रांसफर करता है, परिवर्तित कर मतलब कि उसको स्थानांतरित करता है। तो फिर कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अर्थात विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। तो फिर विद्युत शक्ति की बात करेंगे। एक चीज और सबसे बड़ी बात आती है कि ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, एक प्रकार की स्थिर उपकरण होता है, मतलब कि इसमें कोई घूमने वाला मूवमेंट करने वाला पार्ट ही नहीं होगा। तो एक हानियां तो आप ऐसे मान लो कि इस मशीन में या ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियां नहीं होती हैं। घर्षण हानियां कहाँ होंगी, जहां घूमने वाला भाग होगा वहां घर्षण हानियां होंगी, इसलिए ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियां नहीं होती हैं। आपके सामने काफी बार क्वेश्चन आएगा, निम्न में से ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि नहीं होती। विंडोज में घर्षण लॉस आता है, वो नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ कोई घूमने वाला भाग ही नहीं होता है। तो ये देखते हैं कि जैसे आप लोग देखोगे कि इनपुट में जो दिया, यहाँ विद्युत शक्ति देंगे, विद्युत शक्ति देंगे, लेकिन आउटपुट में इनपुट तो मिलेगी आप लोगों को। इनपुट में जो दिया यदि उसके बराबर आउटपुट मिल जाती है तो ये कह सकते हैं कि हानियों का मान 0 हो सकता है। कैसे, देखो इनपुट, ये इनपुट दिया आप लोगों ने, बराबर आउटपुट मिल जाता है तो लॉस का मान क्या होगा, लॉस का मान 0 होता है, क्योंकि बराबर मिल चुकी है। लेकिन ऐसा किसी भी मशीन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि हानियां अवश्य होती हैं। 100%
मतलब दक्षता के मान को या 0% हानियों की कोई मशीन नहीं होती है। यदि आप आदर्श मान लेते हो, आइडियल मान लेते हो, तो कह सकते हैं कि वहाँ हानियों का मान 0 होता है। जैसे आइडियल ट्रांसफार्मर है, उसमें क्या कहेंगे कि हानियों का मान 0 है, लेकिन हकीकत प्रैक्टिकल रूप से नहीं होता है। तो वो होता कैसे है उसकी बात करते हैं। तो क्या कहेंगे, यहाँ इनपुट व आउटपुट में अंतर होगा, तो कौन सा कम होगा और कौन सा अधिक होगा? तो इनपुट अधिक होगा। इनपुट अधिक होगा किससे? आउटपुट से अधिक होगा। मतलब कि आउटपुट में जो शक्ति मिलेगी अपने को, वो इनपुट शक्ति से हमेशा कम मिलेगी। कितनी भी कम मिलो, लेकिन अवश्य कम मिलेगी। किसी भी प्रकार की मशीन हो, सब में होता है। तो कम क्यों मिलती है? इसका रीजन क्या है बीच का? इसका रीजन ही वही है लॉस। इसका रीजन जो आता है बीच में, उसी को कहते हैं हानि। यदि हानियों का मान 0 हो जाए तो यहाँ बराबर हो जाएगा, इनमें कोई अंतर नहीं बचेगा। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं? इनपुट व आउटपुट के अंतर को हानि कहते हैं। मैं लगभग कोशिश करूंगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट 0 लेवल से पढ़ाऊं और विस्तार पूर्वक वर्णन करवाऊं, क्योंकि चैप्टर वीडियो कुछ लंबा जरूर हो जाएगा और इससे अधिक मैंने जो डीसी जनरेटर का चैप्टर पढ़ाया है वहाँ अच्छी तरह बताया था। लेकिन आज भी फिर भी कोशिश करेंगे कि विस्तार पूर्वक ही चले, अपने 0 लेवल से ही चले। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि आउटपुट व इनपुट के अंतर को, आउटपुट में इनपुट में अंतर होगा तो क्या लिखेंगे? इनपुट माइनस आउटपुट। अब ये बताऊंगा इनपुट आउटपुट क्या होती है, तो क्या होता है? हानि निकल के आती है। आउटपुट इनपुट में से आउटपुट घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? हानि निकल के आएगा। दोनों का मान बराबर होगा तो हानि क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि इनपुट का मान आउटपुट से अधिक होता है। क्यों? कारण क्या है? कारण है हानियां। तो ये कह सकते हैं किसी भी मशीन में, किसी भी प्रकार की मशीन लेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन लेंगे या मैकेनिकल मशीन लेंगे, किसी भी प्रकार की मशीन लेंगे तो हानियां हो जाएंगी। तो कह सकते हैं किसी भी मशीन में आउटपुट प्राप्त शक्ति का मान इनपुट मशीन की इनपुट शक्ति से हमेशा कम होता है। इस आउटपुट में विद्युत शक्ति की कमी का कारण क्या है? उसको कहते हैं लॉस। हानियों के रूप में उस कमी का कारण जो होता है वो कमी होती है, उस कमी को हानियों के रूप में जाना जाता है। तो मशीन में हानियां जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इनपुट आउटपुट, कभी कैसा कि इनपुट आउटपुट समझ में नहीं आता है। आप तो लोगों ने इंग्लिश का शब्द लिख दिए, तो अब इसको हिंदी में लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो एक चीज तो मान लो कि किसी भी मशीन में इनपुट व आउटपुट बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब 100% दक्षता नहीं हो सकती, हानियों का मान 0 नहीं हो सकता। इतनी बातें आप लिख लेना और नोट्स में ऐड कर लेना। आगे मैं हानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अब देखेंगे कि हानियां कितने प्रकार की होंगी। ट्रांसफार्मर में हानियां कितने प्रकार की होंगी? टाइप्स ऑफ लॉस, मतलब कि हानियों के प्रकार पढ़ेंगे, लॉस पढ़ेंगे। अब देखो तो कह सकते हैं कि लॉस के मान यहाँ 2-3 प्रकार के लॉस मिलेंगे। काफी बार क्वेश्चन भी आए परीक्षा में, आपको क्वेश्चन में बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया हानियां। तो ये लिख सकते हैं कि लॉस क्या होगा। लॉस की परिभाषा मैंने आपको लिखा दी, लॉसेस। तो हानियों की परिभाषा लिखा दी। अब हानियों के प्रकार के बारे में देखते हैं, कितने प्रकार की हानियां होंगी यहाँ पे ट्रांसफार्मर में। यहाँ दोस्तों आपको बताऊं, बाकी मूवमेंट करने वाले मशीनों में हानियां 3 होती हैं, यहाँ 2 हानियां होंगी। ये दोनों हानियां सभी मशीनों में होंगी, यहाँ ट्रांसफार्मर में भी हैं और बाकी सब मशीनों में होंगी। इसका मतलब आज एक अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पीछे नहीं देखा तो आज भी पढ़ लेंगे कि किसी भी प्रकार की मशीन की बात की जाए तो इन दोनों हानियों का नाम अवश्य ले देना कि सर ये हानियां अवश्य होती हैं, ठीक है ना। तो इस ट्रांसफार्मर में हानियां कितनी होंगी? 2 प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी होंगी उनकी जरूर बात करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे। अब कौन कौन सी होती है? देखो सबसे पहले आता है लो हानि। क्या आएगा आपके सामने? सबसे पहले आएगा स्थिर हानि आएगा। स्थिर हानि नाम आएगा सबसे पहले आपके सामने। दूसरा नाम कौन सा आएगा? अस्थिर हानि आएगा। अब मैं इनकी थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। स्थिर हानियां कौन सी होती है? जिन हानियों का मान मशीन में लोड हो नहीं हो, मतलब कि शून्य लोड से लेकर फुल लोड तक जो हानियां परिवर्तित नहीं होंगी, जिनका मान नहीं बदलेगा, वो स्थिर हानियां होती हैं। और अस्थिर हानियां कौन कौन सी होती हैं? जिनका मान लोड के अनुसार बदलता रहता है, वो अस्थिर हानियां होती हैं। तो इन हानियों में कौन कौन सी हानियां आती हैं ट्रांसफार्मर में जो स्थिर होती हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो इसको क्या कह सकते हैं? ये इसका नाम लिखा देता हूँ कि परीक्षा में कौन कौन से नाम अब तक आए हैं, वो बताऊंगा आपको। कि स्थिर हानि में इसको कॉन्स्टेंट लॉस कहते हैं। ये अंग्रेजी शब्द आपका कॉन्स्टेंट लॉस होता है, एक तो ये आता है अंग्रेजी शब्द। और भी आपको बताता है कि कौन कौन से नाम इसके अंदर आते हैं, इसको आयरन लॉस कहते हैं। आयरन लॉस। लो हानियां भी कौन सी होंगी? स्थिर हानियां होंगी। लो हानियां स्थिर हानियां होती हैं। लो हानियों के प्रकार भी देखेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब ट्रांसफार्मर लोहा कहाँ होता है? कोर में होता है। इसको कोर हानियां भी कह सकते हैं, कोर लॉस कह सकते हैं, जिसको कहते हैं ये लो हानि, आयरन लॉस।
और ये करोड़ हानि, ये करोड़ हानि, क्योंकि लोहे का पार्ट कौन सा होता है, कोर होती हैं, ये होती हैं। फिर कहते हैं ये शून्य लोड पर भी इसका मान बराबर होता है और फुल लोड पर भी इसका मान बराबर होता है। तो ये हानियां शून्य लोड पर ही व्यक्त हो जाती हैं, फुल लोड से इनका कोई अंतर, इनके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस हानि को कह सकते हैं नो लोड हानि भी कहते हैं। क्या कहेंगे, नो लोड लॉस भी कहते हैं इसको। शून्य भार हानि भी कहते हैं इसको। एक ही आ गया। अब देखो कभी कभार आता है कि शून्य भार हानि आ गई नहीं, अचर चर तो वो होती है जो जिनका मान बदलता है, और अचर वो होती है जिनका मान नहीं बदलता है, तो उसको अचर हानि भी कहते हैं। ये परीक्षा में अब तक के नाम आ चुके हैं पेपरों में, क्योंकि निमी के पेपर आते हैं या हिंदी में शब्द आते हैं तो इस प्रकार के नाम आते हैं। तो इस हानि के कितने नाम हो गए, ट्रांसफार्मर में स्थिर लॉस के इतने नाम हो सकते हैं यहाँ पे। फिर अस्थिर हानि की बात करते हैं, इसी कौन कौन सी होती है कि अस्थिर हानि को कहते हैं वेरिएबल लॉस, अंग्रेजी में कहेंगे वेरिएबल लॉस। क्या कहेंगे, वेरिएबल लॉस कहते हैं इसको। एक तो ये आता है। फिर वेरिएबल लॉस कहाँ कहाँ होता है उसकी बात बताता हूँ। देखो वेरिएबल लॉस को क्या कहते हैं, ये हानि वाइंडिंग में होती है तो क्या कहेंगे, कॉपर लॉस होती है, इसको कहेंगे कॉपर लॉस। एक क्या, तो कॉपर लॉस को हिंदी में ताम्र हानि कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर की बातें कर लो या किसी प्रकार की बातें कर लो उसको कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गई ताम्र हानि। और क्या कह सकते हैं इसको, ये लोड के अनुसार इसका मान बदलता रहता है तो क्या कहेंगे, ये भार हानि भी होती है, लोड लॉस होता है, भार हानि भी कहते हैं इसको। ये मैं आपको नाम लिखवा रहा हूं, भार हानि कहते हैं। फिर इसको चर हानि भी कहते हैं। एक याद रखिए, ये नाम इसके हैं, किसके, अस्थिर हानि के। अब मैं आपको इसका सबसे पहले वर्गीकरण कराऊंगा स्थिर हानि का। ये क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती है, कहाँ इनका मान होता है और किस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर दक्षता को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि हानि कहाँ होती है। सबसे पहले सुन लो, ये हानि मशीन में लोहे के भाग में होती है। याद रखना, ये हानि मशीन में लोहे के भाग में होती है। लोहे का भाग कहाँ होता है, सिर्फ कोर लोहे की होती हैं, नरम लोहे की होती हैं या सिलिकॉन स्टील की होती है। क्यों सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं, आज उसकी भी चर्चा करेंगे। आज आपको संपूर्ण बातें बताऊंगा कि ताकि आपको हानि के बारे में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं हो और आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं हो। लेकिन दोस्तों वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना, नहीं अन्यथा आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो और अपने पॉइंटों के आधार पर नहीं पढ़ने वाले हो तो आप आगे जाके आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हानियां किस प्रकार होती हैं। तो देख कह सकते हैं कि ये हानि कहाँ होगी। सबसे पहले बात आती है कि लो हानि। ये हानि देखो इनकी कोई भी नाम हो सकते हैं, इसलिए इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ये हानि लोहे के भाग में होती है, लोहे के भाग में होती है। लोहे के भाग में क्यों होगी उसकी चर्चा करेंगे जरूर। एक तो सबसे पहली बात आती है लोहे के भाग में होती है। फिर उसके बाद में ये हानि शून्य लोड से लेकर नो लोड से फुल लोड तक स्थिर होती है। ये भी इसके बारे में चर्चा आती है। शून्य लोड से लेकर और फुल लोड तक इसकी हानि स्थिर होती है। एक आती है। उसके बाद क्या आता है कि ये हानि होती है ना, ये लोहे में क्या होता है कि लोहे में चुंबकत्व का मान होता है। चुंबकत्व होगा नहीं होगा, चुंबकत्व का मान कम होगा, चुंबकत्व का मान ज्यादा होगा। तो कह सकते हैं कि लोहे का प्रयोग क्यों करते हैं, कम रिलेक्टेंस का मार्ग प्रदान करने के लिए, चुंबक के फ्लक्स को कम रिलेक्टेंस का मार्ग प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं इस हानि को क्या कह सकते हैं, चुंबक की हानि भी कह सकते हैं। याद रखना, इसको चुंबक की हानि के नाम से भी कह सकते हैं, चुंबक की हानि भी कह सकते हैं इसको। एक इसके बारे में आती है। अब आगे इसकी चर्चा करें, देखो और क्या होता है इसके अंदर। ये हानियां कोर में चुंबक के फ्लक्स के परिवर्तन के कारण होती हैं। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि चुंबक के फ्लक्स के परिवर्तन से कारण क्यों होती है। तो कह सकते हैं ये हानियां कहां कब क्यों होंगी, लो हानि क्यों होगी। स्थिर हानि की बात करते हैं, अब लो हानि की बात करते हैं। स्थिर हानि ट्रांसफार्मर में क्यों होगी, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण होगी। इसका पूछा जाएगा लो हानियां क्यों होती हैं, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण होती हैं। तो इसके नोट लगाने वाली बात आ गई कि लो हानि, ये हानि सारी हानियां कोर में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण होती हैं। अब होगी क्यों उसकी चर्चा आपको अच्छी तरह बताता हूं, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि आप भूल नहीं सकते। उसके बारे में बताता हूं क्यों चुंबक के फ्लक्स के परिवर्तन के कारण होते हैं, उसके बारे में बताता हूं। देखो आपको, देखो जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने क्या लिया, ये कोर ले ली, एक ट्रांसफार्मर में कोर ले ली, ये लिया आप लोगों ने एक कोर। जैसे मान लीजिए कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर ले लिया आप लोगों ने, जो पढ़ लिया आप लोगों ने पीछे। अब कोर का प्रयोग क्या है,
चुंबकीय फ्लक्स को कम रिलेक्टेंस का मार्ग प्रदान करना। अब आपको पॉइंट पर बताता हूँ कि हानियां कहाँ होती हैं। कोर लोहे के भाग में क्यों होती है। ये क्या है, आयरन कोर है। क्या है, आयरन कोर है। आयरन कोर लोहे की कोर है। यहाँ इसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं, मान लीजिए कि एक वाइंडिंग कर दी, ये कौन सी कर दी, ये प्राइमरी वाइंडिंग कर दी आप लोगों ने। अब आपको पता तो कहाँ होती है, देखो ये आप लोगों ने कर दी सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड डालेंगे तो धारा का मान प्रभावित होगा, अन्यथा नहीं होगा, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग में धारा प्रभावित हो जाएगी। ये सर्किट पूरा कर देते हैं और यहाँ एसी लगा देते हैं। एसी लगाई आप लोगों ने, ठीक है। अब एसी लगाई तो क्या होगा, एसी का देखो, एसी कैसी होती है, ये परिवर्तनशील होती है। अब एसी के बारे में देखो आप क्या होता है, इस एसी से क्या होगा, कोर में दो चीजें व्यक्त होंगी। याद रखना, कोर में दो परिवर्तन होंगे, कोर में दो प्रतिक्रियाएं होंगी। क्या होंगी, एक तो ये कोर चुंबक बन जाएगी, याद करना बात, एक तो ये कोर चुंबक बन जाएगी, चुंबक बनेगी क्योंकि एसी है तो चुंबक बनेगी। एक तो पॉजिटिव दिशा में बनेगी, फिर नेगेटिव दिशा में बनेगी, फिर इसका मान जीरो भी होगा। तो मतलब ये कोर चुंबकित अनुचुंबकित रहेगी। पॉजिटिव दिशा में चुंबक होगी, फिर जीरो आएगा, फिर ये चुंबकित होगी, फिर जीरो आएगा। मतलब एक बार चुंबक बनेगी, फिर हाफ साइकिल के बाद में जीरो हो जाएगा चुंबक का मान, फिर हाफ साइकिल के बाद में चुंबक बनेगी। इसका मतलब कह सकते हैं कोर में क्या परिवर्तन हुआ, कोर इस वाइंडिंग के फ्लक्स के कारण। एसी में क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तनशील होगा। एसी में क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तनशील होगा। ये फ्लक्स हुआ इसके चारों तरफ, ये फ्लक्स कैसा है परिवर्तनशील उसको बताऊंगा, लेकिन ये इसके आगे भी चला गया क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता मिल गया है कोर के द्वारा। ये फ्लक्स आगे भी चला गया, इसमें अपना परिवर्तन यहाँ क्या और कुछ फ्लक्स ही वहाँ। तो कह सकते ये कोर से क्या हुआ, इस फ्लक्स इस एसी से क्या हुआ, इस एसी से सबसे पहला कारण हुआ कोर चुंबकित हुई है, ठीक है। एक तो यह हुआ। दूसरा कारण क्या हुआ कि फ्लक्स परिवर्तन हुआ। अब आप लोगों ने देखा होगा फैराडे के नियमानुसार, मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा आप लोगों को। फैराडे के नियमानुसार क्या होता है, जब कोई चालक पदार्थ किसी फ्लक्स परिवर्तन में रखा जाता है तो उसमें फैराडे के नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो फ्लक्स परिवर्तन है इस एसी के कारण, तो क्या होगा, ये कोर भी तो चालक ही तो है, लोहे के चालक है, तो इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स के साथ लिंक करेगा, परिवर्तन होगा, तो इसमें भी क्या होगा, फैराडे के नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो दो बातें होगी, एक तो इस कोर में ईएमएफ उत्पन्न होगा और दूसरा कोर चुंबकित हो जाएगी। ये दो बातें होंगी, एक तो इस कोर में ईएमएफ उत्पन्न होगा और दूसरा कारण होगा कोर चुंबकित हो जाएगी। इन दोनों के आधार पर लोह हानियां दो प्रकार की होती हैं। गौर से सुनना, इन दोनों के आधार पर क्या, एक तो ईएमएफ उत्पन्न हुआ उसके आधार पर यह हानि अलग होगी, और एक ये कोर चुंबकित हुई उसके आधार पर यह हानि अलग होगी। इसलिए कह सकते हैं स्थिर हानि मान लो या लोह हानि मान लो। आप लोगों ने लिखा है लोह हानि, क्योंकि लोहे की भाग में होती है ना, आप लोगों ने लिखा लोह हानि। ये कितने प्रकार से होगी, दो प्रकार की होती है। किसके आधार के कारण, इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण। इसलिए मैंने आपको लिखा था कोर में चुंबकीय फ्लक्स लिख लो, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण होती है ये हानियां। तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से क्या होगा, कोर में दो चीजें अवश्य उत्पन्न होंगी, एक तो ईएमएफ उत्पन्न होगा फैराडे के नियमानुसार, और दूसरा यह कोर चुंबकित हो जाएगी। कोर चुंबक बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स के संपर्क में जरूर आएगी। तो दोनों हानियों की बात करता हूं। सबसे पहले देखते हैं कोर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है ना, फिर बताऊंगा चुंबकित हुई या नहीं हुई, कोर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले लिखते हैं ये लोह हानियां कितने प्रकार की होगी, लोह हानि दो प्रकार की होगी। लिख लो, लोह हानि दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं। कितने दो प्रकार की, कौन कौन सी लिखेंगे, अब दोनों की बात आप लोगों की, एक तो चुंबकित होगी एक अनुचुंबकित होगी, और एक इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा तो धारा चलेगी कोर में, धारा चलेगी जिसको कहते हैं भंवर धारा हानि। एक धारा एक हानि का नाम लिखेंगे भंवर धारा हानि, एक तो ये नाम लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे हिस्टेरेसिस हानि। दूसरी क्या लिखेंगे, हिस्टेरेसिस हानि। ये मैंने अच्छी तरह वर्गीकरण करवा भी रखा है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि आप लोगों को याद हो जाए अच्छी तरह से। दो बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, पहले पढ़ा फिर दोबारा आज रिवीजन हुआ तो आप लोगों को काफी अच्छा फायदा होगा, आप लोगों के हानियों के बारे में इंप्रूवमेंट होगा और आप लोगों को याद हो जाएगी हानियां। तो ये हो गया दो। तो आज अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि भंवर धारा हानि क्या होती है और हिस्टेरेसिस हानि क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं लोह हानि के बारे में, ये नाम लिख लेना, और मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं आगे कि लोह हानियां कौन कौन सी होती हैं और किन किन हानियों के रूप में इसको पढ़ा जाता है। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले कौन से देखेंगे, आप लोग ये देख रहे हो कि स्थिर हानि या मान लो या लोह हानि की बात कर लेते हैं। यहां लिख लेते हैं लोह हानि, एक ही बात है। ये कितने स्वरूप इसके, दो स्वरूप है, ठीक है ना। एक तो है आपका भंवर धारा हानि और एक लिखेंगे हिस्टेरेसिस हानि। तो अब एक की बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, भंवर धारा हानि की बात कर लेता हूं कि भंवर धारा हानि क्या होती है। यहीं से शुरू कर देता हूं, देखो इसको भंवर धारा हानि, इसको कहते हैं एडी करंट लॉस।
और इसका अच्छी तरह वर्गीकरण करना चाहो तो मेरे इसमें डीसी जनरेटर के चैप्टर में जाकर देखना, आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। बहुत इससे भी कुछ ज़्यादा वर्गीकरण मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, इससे भी कुछ अधिक मिलेगा आप लोगों को, पॉइंट टू पॉइंट, जीरो लेवल से न्यूमेरिक पैटर्न के आधार पर बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब देखो ये होती क्या है, मान लीजिए कि आप लोगों के मैं यही स्वरूप, इतना स्वरूप दिखाता हूँ, बस इतना ही, ये कोर दिखाई, इतना दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या होता है देखो यहाँ से, मान लीजिए कि आप लोगों ने कोर ले ली, गौर से सुना, ये कोर लिया आप लोगों ने, और इसके ऊपर यही वाइंडिंग दिखाता हूँ आपको मैं, सेम टू सेम। वो बात की बात है कि एक यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, यहाँ मैंने एक वाइंडिंग दिखा दी आप लोगों को, माना कि इसके ऊपर वाइंडिंग कर दिया आप लोगों ने, ये की वाइंडिंग, और ये लगाई आप लोगों ने, क्या लगाया यहाँ पे, एसी लगा दिया आप लोगों ने। इतना तो आप लोग समझ रहे हो कि एसी लगाई। एसी कैसे, देखो यहाँ से ये परिवर्तनशील एसी है, परिवर्तनशील एसी है, ये पॉजिटिव दिशा है, ये नेगेटिव दिशा है, मतलब एसी का मान एवं प्रवाह दिशा निश्चित समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, ये थी बात। अब इसमें होता क्या, देखो आप लोगों ने यहाँ एसी लगाई, धारा प्रवाहित करवा दी, ये धारा प्रवाहित करवाई एसी की, ये समझ गए। तो क्या हुआ, इस कोर में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन हुआ, इस वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हो गया चुंबकीय फ्लक्स का, ये परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन तो फैराडे का नियम सिद्ध हुआ, ठीक है ना। फैराडे का नियम सिद्ध हुआ तो क्या होगा, इस कोर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा और कोर साथ साथ में चुंबक भी बन जाएगी, कोर साथ साथ में चुंबक भी बन जाएगी। अब बताओ ये कोर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ, ये किसके कारण हुआ, कोर में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ। उस फ्लक्स परिवर्तन ने, उस परिवर्तनशील फ्लक्स ने कोर के साथ लिंक किया है और फैराडे का नियम सिद्ध हुआ है और कोर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ है। और इस ईएमएफ के कारण क्या होगा, इस कोर में धारा प्रवाहित होगी, इस ईएमएफ के कारण कोर में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, जो बाहर तो नहीं ले सकते, अंदर ही अंदर निरंतर घूमती रहेगी, यहां से अंदर ही अंदर घूमती रहेगी, वो एक सर्कुलर की तरह घूमती रहेगी, क्योंकि परिसंचारी, जिसको बोलते हैं परिसंचारी, इसके चारों तरफ, इसके अंदर कोर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्योंकि कोर का सर्किट तो यहाँ से धारा इधर जाएगी, फिर वो धारा का मान बदलेगा, फिर वो धारा इधर आएगी, क्योंकि परिवर्तनशील धारा तो परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स, ये एन बनेगा, ये एस बनेगा, फिर ये एस, ये एन बनेगा, ये एस, ऐसे तो धारा भी इसके अंदर घूमती रहेगी, इसको कहते हैं भंवर धारा। इस कोर में जो ईएमएफ उत्पन्न हुई, ईएमएफ उत्पन्न हुआ फैराडे के अनुसार, और जिसके कारण धारा प्रवाहित, उसको क्या कहेंगे, भंवर धारा। ये भंवर धारा उसके अंदर उत्पन्न हुई, करती क्या है, करती क्या है ये भंवर धारा, जो कोर में धारा प्रवाहित है उसको कहते हैं भंवर धारा, जिसको कहते हैं परिसंचारी धारा। इस भंवर धारा का दूसरा नाम क्या होता है, परिसंचारी धारा, इसको निमी भाषा में परिसंचारी धारा भी कह सकते हैं। कौन सी धारा उत्पन्न होगी, परिसंचारी धारा, जो इसके अंदर भंवरे की तरह घूमती रहेगी, मतलब कि चारों तरफ अंदर अंदर एक सर्कुलर की तरह घूमती रहेगी, परिसंचारी धारा कहते हैं। ये धारा क्या करेगी, व्यर्थ की ऊष्मा उत्पन्न की, क्योंकि आपको पता है धारा जहां प्रवाहित होगी वहां ऊष्मा अवश्य उत्पन्न होगी, ये इस कोर को गर्म कर देगी। जितना फ्लक्स परिवर्तन अधिक होगा उतनी धारा का मान अधिक होगा और उतना ही ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी, तो इसको कहते हैं भंवर धारा हानि। अब कोर में होता क्या है, देखो आपको बताऊं, ये जो भंवर धारा है जो किसके ऊपर डिपेंड होगी, इसको, इसमें क्या होगा, ये लोहे की कोर है, ये लोहे की कोर है, ये किसके ऊपर डिपेंड होगी, इससे एक तो ये जो कोर है कितनी मोटी लिया आप लोगों ने, कोर के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगी। कोर में प्रतिरोध कितना होगा, कोर में प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक होगी, कोर में प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा कम होगी, कोर का प्रतिरोध अधिक है तो ऊष्मा कम होगी, ये धारा कम होगी, धारा कम होगी तो हानि का मान कम होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिख लो भंवर धारा, इसको कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखाऊं, जब कोर में फ्लक्स परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है, कोर में, इसकी परिभाषा लिख लो, कोर में भंवर धारा हानि की, जब कोर में परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है, अर्थात जब कोर परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स में के साथ लिंक करती है, अर्थात जब कोर परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के साथ लिंक करती है तो फैराडे के नियमानुसार इस कोर में ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस कोर में क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिसके कारण कोर में धारा चलेगी, जिसको भंवर धारा के नाम से कहते हैं। ये व्यर्थ की ऊष्मा को उत्पन्न करेगी, जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। ये आता है, भंवर धारा हानि कहते हैं। भंवर धारा हानि किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लिख लो, भंवर धारा हानि कोर के क्षेत्रफल व प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रतिरोध पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। और अब क्या होगा, जैसे प्रतिरोध कम होने के कारण क्या होगा, धारा का मान अधिक होगा, धारा का मान अधिक होगा तो वेज की उत्पन्न और अधिक चली जाएगी। इसी पर कहते हैं जो धारा विद्युत शक्ति की खपत होती है, इसमें
व्यर्थ की उष्मा से जो विद्युत शक्ति की, देखो कोर में फ्लक्स परिवर्तन के कारण तो इसमें विद्युत शक्ति की खपत होती है। लिख सकते हैं इस कोर में भंवर धारा के कारण व्यर्थ की उष्मा उत्पन्न होती है, व्यर्थ की ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण विद्युत शक्ति की खपत होती है। क्या होगा? विद्युत शक्ति की खपत होती है, जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। क्या कहेंगे? भंवर धारा हानि कहते हैं। एक ही आता आपके सामने, ठीक है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होगी? कोर के क्षेत्रफल, कोर की मोटाई पर निर्भर करेगी, कोर कितनी मोटी है। अब उसको दिखाता, देखो आपको मैं एक चीज दिखाऊं। माना कि ये कोर में ईएमएफ, जितनी कोर मोटी होगी, कोर का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, कोर जितनी मोटी होगी, उससे क्या होगा? धारा का मान अधिक होगा। धारा का मान अधिक होगा तो उतना ही जितना धारा का मान अधिक होगा, क्योंकि मोटी होगी तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा, धारा अधिक बढ़ जाएगी। धारा जितनी बढ़ेगी उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इस कोर को कम कर दें, कोर का क्षेत्र, कोर की मोटाई कम कर दें तो धारा का मान कम हो जाएगा। तो अब दिखाता हूं कि उनसे होता क्या है। अब देखो, आपको बताऊं, कुछ चीजें और बच गया आपको समझने के लिए, जिसको आप समझोगे तो और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। और आपको कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। इस कोर का मतलब क्या था यहाँ पे लगाने का? कोर का मतलब कि कम रिलेक्टेंस का मार्ग प्रदान करना और चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना, चुंबकीय फ्लक्स को कम रिलेक्टेंस का मार्ग प्रदान करना, जिससे कि आपको अच्छी तरह चुंबकीय फ्लक्स मिल जाए, लीकेज फ्लक्स का मान कम से कम हो और मशीन की दक्षता अच्छी से अच्छी हो। यहाँ देखो, यहाँ रिलेक्टेंस का मान कम, जितनी कोर मोटी है उतना रिलेक्टेंस का मान कम है। गौर से देखना। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि माना कि कोर, मैंने एक पतली कोर ले ली, जैसे कि यहाँ एक कोर ले ली मैंने, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ये कोर कितनी मोटी है, उससे कुछ कम कर लेता हूँ मैं, ये कोर कम कर ली और एक कोर और कम कर देता हूँ। माना कि एक कोर ये कर दी और बस सेम बराबर की साइज, और एक कोर और बिल्कुल बारीक कर देता हूँ। गौर से सुना मेरी बात अब। और तीनों में यही तो वाइंडिंग करते हैं, यही धारा प्रवाहित करते हैं। माना इसमें भी यही वाइंडिंग धारा प्रवाहित करवा दी, यही इसमें भी वाइंडिंग करके सेम वाइंडिंग वही की जो पहले थी, और इसमें भी वही वाइंडिंग कर दी। गौर से सुना मेरी बात, फिर आपको बताना कि वास्तव में कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। ये एसी प्रवाहित यहीं करवा दी, जितनी मान के एसी यहाँ पे जितनी एम्पियर थी वही करवाई, और यहाँ भी क्या करवा दिया? एसी प्रवाहित करवा दी, और यहाँ भी वही एसी प्रवाहित करवा दी। फ्लक्स परिवर्तन तो सेम हो रहा है। अब बताओ, सबसे कम धारा किसमें प्रवाहित होगी? इसमें कम होगी, कम से कम होगी। इसमें इससे कम होगी, इसमें इससे कुछ देखो, ये सबसे कम, इससे अधिक रहेगी, और इससे इसमें अधिक रहेगी धारा, और इसमें और अधिक रहेगी। तो सबसे अधिक धारा कहाँ प्रवाहित हुई? सबसे अधिक धारा, सबसे अधिक ईएमएफ यहाँ हुआ और सबसे अधिक धारा प्रवाहित होगी। तो बताओ, सबसे अधिक जो ऊष्मा उत्पन्न हुई वो किस में हुई? इसमें हुई। तो सबसे अधिक विद्युत शक्ति की खपत कहाँ हुई? ऊष्मा उत्पन्न करने में, यहाँ हुई। तो कह सकते हैं कोर जितनी मोटी होगी, उतनी ही भंवर धारा अधिक होगी, उतनी ही ऊष्मा अधिक होगी। तो क्यों नहीं इस कोर को पतली कर दें? लेकिन पतली करने से क्या होगा? रिलेक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। समस्या बहुत आएगी यहाँ पे, रिलेक्टेंस का मान बढ़ जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स को कम रिलेक्टेंस का, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज का मान अधिक हो जाएगा, फिर मशीन की दक्षता घट जाएगी। तो कह सकते हैं कि यहाँ कोर को पतली करने से रिलेक्टेंस का मान बढ़ जाएगा, और रिलेक्टेंस का मान बढ़ने से फ्लक्स लीकेज बढ़ जाएगा, जिसमें मशीन की दक्षता घट जाएगी, और इसको करने से भंवर धारा बढ़ जाएगी। दोनों समस्या आ गई। इसलिए कह सकते हैं इस कोर को क्या करेंगे? पतली काट लेंगे। यही कोर की पतली काट ली, माना कि एक कोर ये काट ली, इसकी यही कोर लेंगे, एक कोर ये काटी, इसकी एक ये काटी, और ये ले ली, ये ले ली, ये कर लिया, इस प्रकार के कोर, इस पतली पत्तियां काट ली, इसी कोर की पतली पत्तियां काट ली, सबको इकट्ठा कर दिया, नट बोल्ट से इकट्ठा कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब कि पतली पत्तियां काटी और सबको क्या किया? वार्निश में डुबोया। क्या करेंगे? वार्निश में डुबो लेंगे, और दोनों तरफ इंसुलेशन की परत जमा देंगे। दोनों तरफ इंसुलेशन की परत जमाई तो क्या हुआ? आप लोग समझ गए। दोनों तरफ इंसुलेशन की परत जमाई तो क्या होगा कि एक कोर की, एक जो पतली पत्ती काटी, एक कोर की धारा दूसरी कोर में नहीं जाएगी, तो वो ऊष्मा वहीं की वहीं ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि ऊष्मा यहाँ बहुत बिल्कुल कम होगी, बहुत कम ऊष्मा होगी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ तो वाइंडिंग भी जल सकती है, लेकिन यहाँ वाइंडिंग नहीं जलने वाली है। इस कोर की ऊष्मा धारा यहीं रहेगी, तो उसी कोर में कम से कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। फिर दूसरी कोर की धारा उसी में रहेगी, तो वहाँ भी कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो फिर वो ऊष्मा रिलीज हो जाएगी और ऊष्मा ज़्यादा मशीन गर्म नहीं होगी।
ठीक है ना। तो क्या होगा, मशीन को बचा सकते हैं कैसे कि इस कोर को पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियों के रूप में बनाएंगे, फिर नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। अब बताओ रिलेक्टेंस का मान तो फिर भी बढ़ गया क्योंकि कोर की मोटाई बढ़ गई नहीं, तो रिलेक्टेंस का मान बढ़ गया, तो अपने को क्या चाहिए था, इस रिलेक्टेंस का मान घट गया। कम रिलेक्टेंस का मार्ग प्रदान इसने यहां दे दिया। कम रिलेक्टेंस का मार्ग, कह सकते हैं कि कोर ने क्या किया, पतली पतली पत्तियों का काटा, जिससे भंवर धारा हानि तो कम होगी, ऊष्मा कम होगी, लेकिन कम रिलेक्टेंस का मार्ग ही मिल गया और अच्छा चुंबकत्व ग्रहण कर लिया। तो ये कह सकते हैं कि भंवर धारा हानि के मान को कम करने के लिए क्या करेंगे, कोर को पतली पतली लेमिनेटेड कर लेंगे, जिससे कि भंवर धारा हानि का मान कम हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं किसी भी प्रकार की मशीन की वजह स्टेटर हो या आर्मेचर हो, पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियां प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, उस भंवर धारा हानि के मान को कम करने के लिए, मशीन कम से कम गर्म हो और वाइंडिंग अच्छी तरह से चल सके। तो भंवर धारा हानि कौन सी होगी, लो हानि होती है। तो कह सकते हैं लो हानि के मान को कम करने के लिए क्या करेंगे, कोर को पतली पतली काटेंगे। तो ट्रांसफार्मर की कोर भी क्या होती है, पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियों से बनी होती है, ठीक है ना, पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियों से बनी होती है। अब इन पत्तियों की मोटाई कितनी रखें कि सर बताओ कि कितनी पतली रख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इनकी मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। काफी बार प्रश्न पूछ सकता है कि कोर की मोटाई क्या होती है, 0.35 mm से 0.5 mm होती है, जिससे कि कोर भंवर धारा का मान कम से कम हो, ऊष्मा का मान कम से कम हो और मशीन अच्छी तरह से कार्य करने लग जाए। ये तो थी बात इनकी, समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। इसके ऊपर यही वाइंडिंग करेंगे और यही कोर यहाँ लगाएंगे, पूरे में लगाएंगे पतली पतली पत्तियों की। आप लोग समझ गए ये क्या होता है, इसका प्रारूप क्या था भंवर धारा का, ये लगाएंगे, समझ गए ना। अब आपको बताता हूँ कि भंवर धारा हानि के कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, कुछ बातें बताता हूँ कि भंवर धारा हानि किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहला डिपेंडेंट आता है कि कोर की मोटाई पर डिपेंड करती है भंवर धारा हानि। काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि भंवर धारा हानि किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर निर्भर करती है, कोर की मोटाई पर। मैंने आपको मोटाई दिखाई थी, यहाँ मोटाई है, कोर की मोटाई पर डिपेंड करती है। कोर जितनी अधिक मोटी होगी भंवर धारा उतनी अधिक होगी, कोर जितनी कम मोटी होगी उतनी भंवर धारा हानि का मान कम से कम और व्यर्थ की ऊष्मा कम से कम उत्पन्न होगी। तो भंवर धारा हानि मशीन में करती क्या है, क्या इफेक्ट करती है, व्यर्थ की ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो सभी मशीनें इस लो हानि के कारण ही गर्म होती हैं। लो हानि दूसरी भी आएगी, वो बताएंगे आपको वो, ठीक है। तो इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, इस भंवर धारा हानि के बारे में लिख लो यहां से, इसको WC से दर्शाते, लिख लो WE से दर्शाते हैं। एक आगे बात, WE को वाट में इसको क्या कहेंगे, वाट में नापते हैं। इसकी इकाई क्या है, वाट है इसकी इकाई, याद रखना बात। WE बराबर क्या लिखेंगे, WE बराबर देखो, E बराबर B स्क्वायर F स्क्वायर और T स्क्वायर, ये लिखेंगे। B बराबर F स्क्वायर T स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे ये हिस्टैरिसीस गुणांक, तो ये मैक्सिमम आता है। तो लिख सकते हैं कि WE एडी करंट लॉस फ्लक्स घनत्व के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो भंवर धारा हानि चुंबकीय फ्लक्स के स्क्वायर के समानुपाती होती है। याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स के स्क्वायर के समानुपाती, WE समानुपाती B स्क्वायर और WE समानुपाती एडी करंट भंवर धारा हानि समानुपाती F स्क्वायर और WE समानुपाती T स्क्वायर। ये होती है भंवर धारा हानि का मान। और ये हिस्टैरिसीस गुणांक नीटा, इसको KH से भी दर्शाते हैं। क्या लिखेंगे, KH से भी दर्शाते हैं इसको। कभी कभार KH भी आता है, कैसे आता है, WE बराबर KH आएगा आपके सामने, फिर B मैक्सिमम स्क्वायर F स्क्वायर और T स्क्वायर, ये आता है, वाट में आता है। तो फिर ये चौंक में जाना आप लोग कि सर ये तो आप लोगों ने बताया नहीं, KH भी आता है, नीटा के जगह ये क्या है, हिस्टैरिसीस गुणांक है, इसका ही दूसरा रूप ये नीटा आता है। ये तो थी आप लोगों की भंवर धारा हानि। अब बताओ भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियां प्रयोग करते हैं। पट्टी की मोटाई क्या रख सकते हैं, 0.35 mm से 0.5 mm तक रख सकते हैं। लेकिन इसका मान ट्रांसफार्मर में फुल लोड से लेकर जीरो लोड से लेकर फुल लोड तक इसका मान स्थिर होता है भंवर धारा हानि का। क्योंकि एक बार फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है तो इसका फ्लक्स परिवर्तन हो चाहे मत हो, इस पर लोड डालो चाहे मत डालो, लेकिन एक बार स्थापित हो जाती है तो जब तक ट्रांसफार्मर में AC की प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई रहेगी तब तक भंवर धारा हानि उत्पन्न होती रहेगी। उसके बाद में फ्लक्स का मान घटाओ चाहे बढ़ाओ, क्योंकि फ्लक्स तो पूरा एक मेच्योर हो जाती है, उसके बाद में यहाँ बढ़ाते हैं तो इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है। तो ये नो लोड से लेकर फुल लोड तक स्थिर होती है। एक हानि आपकी कंप्लीट है। अब दूसरी हानि कौन सी देखेंगे, दूसरी हानि मैंने आपको बताया कि लो हानि दो प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था लो हानि कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो क्या देखिए भंवर धारा हानि देखिए, दूसरी क्या देखेंगे हिस्टैरिसीस लॉस।
दूसरी देखेंगे हिस्टेरिसिस हानि, इसको हिंदी में कहते हैं साथिल्य हानि। क्या लिखेंगे? साथिल्य हानि, ये लिखेंगे। इसके बारे में देखते हैं ये क्या होती है। मैंने आपको बताया कि लो हानि तो क्यों होती है? फ्लक्स परिवर्तन के कारण होती है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्यों? क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन से दो रूप हुए, एक तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ, दूसरा एक और चुंबकित हुई। तो ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो तो पढ़ ली, अब कहेंगे चुंबकित हुई उसके बारे में और देखते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे चुंबकित, जैसे माना कि आप लोगों को एक चीज और बताता है, यही एक ये भाग दिखाता हूँ यहाँ पे। माना यहाँ एसी लगाई, एसी कसी है, देखो एसी होती है परिवर्तनशील, ये है ऐसी है, ये इसकी पॉजिटिव दिशा, ये नेगेटिव दिशा है। ये इसका मैक्सिमम मान है 90 डिग्री पे और यहाँ 270 डिग्री पे मैक्सिमम मान है। ये 360 डिग्री है, ये 180 डिग्री पे जीरो मान है। अब सपोज कीजिए आप लोग एक बार यहाँ आप लोगों ने एसी लगाई, हाफ साइकिल की बात करता हूँ मैं, यहाँ एक हाफ साइकिल ली, तो हाफ साइकिल ली तो यहाँ से इसका मान बढ़ा, जो इसका मान बढ़ेगा तो ये वाइंडिंग है ये क्या करेगी? चुंबकन बल लगाएगी। चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होकर चुंबकन कोर के ऊपर चुंबकन बल लगाएगी, एच लगाएगी। वो से सुना, एक छोटे से एक आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको को कि इसमें ये कोर क्या होगी? चुंबकीय इस एच से चुंबकन बल से चुंबकित हो जाएगी, धीरे धीरे चुंबकित होगी, 90 डिग्री पे धारा पहुंच जाएगी तो ये कोर बिल्कुल पूरी चुंबक हो जाएगी। जितनी चुंबक बननी होती है उतनी बन जाती है, अर्थात कोर सेचुरेशन अवस्था प्राप्त कर लेती है। लेकिन फिर भी इसका मान धीरे धीरे डाउन होगा तो ये कोर धीरे धीरे डाउन शुरू हो जाएगी, ये कोर धीरे धीरे अनुचुंबित होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका मान यहाँ 0 हो जाएगा तो कोर पहले यहाँ एन था, यहाँ एस था, कोर में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ, एन पोल बना और ये एस बन गया। तो क्या हुआ? ये कुछ कोर में धारा का मान तो 0 हो गया हाफ साइकिल में, लेकिन ये एन के कुछ गुण यहाँ बच चुके हैं, जो आपको पढ़ा चुका हूँ चुंबकत्व चैप्टर में। एन के कुछ गुण बच चुके, इसको कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या कहेंगे? अवशिष्ट चुंबकत्व बचा। अब देखो विपरीत दिशा शुरू हुई, हाफ साइकिल दोबारा शुरू हुई, कैसे? या इस दिशा में। तो पहले क्या होगा? हाफ साइकिल इसमें पहले चुंबकीय फ्लक्स ऐसे चल रहा था, अब क्या होगा? वापस चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि दिशा बदल गई, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बदलेगी। तो फिर क्या होगा? इसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व बचा, यहाँ एन पोल बचा था पहले, वो खत्म होगा, वो खत्म होगा धीरे धीरे। तो यहाँ तक माना कि ये धारा चली, यहाँ तक ये चुंबकीय फ्लक्स खत्म हुआ, मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हुआ, तो इतनी दूर की ये एसी की खपत होगी। फिर आगे चलेगी ऐसे, यहाँ तक पहुँचेगी, तो ये कोर विपरीत दिशा में, अब यहाँ बनेगा एस और यहाँ बनेगा एन, विपरीत दिशा में चुंबक बन जाएगी कोर, विपरीत दिशा में चुंबक बनेगी। फिर कहेंगे, फिर इसका मान मतलब कि ये 90 डिग्री पे पहुँचेगी 270 पे, तो क्या होगी? पूरी चुंबक बन जाएगी, संचरण अवस्था प्राप्त कर लेगी। फिर कहेंगे वापस ये कोर धीरे धीरे इसका मान डाउन होगा, 360 डिग्री पे इसका मान कम हो जाएगा। तो फिर क्या हो सकता है? 360 डिग्री पे इसका मान जो कम हुआ तो कोर भी अपना चुंबकत्व 0 कर लेगी। लेकिन फिर यहाँ एस के गुण बचेंगे या एन के गुण बचेंगे, फिर कहते हैं फिर वो अवशिष्ट चुंबकत्व बच चुका है। फिर वो कंडीशन आ गई अगली, फिर ये अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म होगा, फिर ये कोर यहाँ एन बनेगा। तो ये कंडीशन एसी में चलती रहेगी। कोर एक बार चुंबकित होगी, फिर अनुचुंबकित होगी। पहले क्या? कोर चुंबकित हुई, फिर अनुचुंबकित हुई, फिर चुंबकित हुई, फिर अनुचुंबकित हुई, और फिर इसी दौरान यहाँ पे क्या होगा? अवशिष्ट चुंबकत्व का मान धीरे धीरे एक बार खत्म होगा, फिर बनेगा, फिर खत्म होगा, फिर बनेगा, फिर खत्म होगा। तो ये कंडीशन एसी में 1 मिनट एक चक्कर में 1 सेकंड में 50 बार आएगी। 50 बार चुंबकित होगी, 50 बार अनुचुंबकित होगी, 50 बार अवशिष्ट चुंबकत्व का मान खत्म होगा, 50 बार अवशिष्ट चुंबकत्व का मान उत्पन्न होगा। तो क्या कर सकते हैं इस कोर में, इस हिस्टेरिसिस हानि के बारे में क्या कह सकते हैं कि कोर के बार बार चुंबकित्व अनुचुंबकित करने में जो विद्युत शक्ति की खपत होती है उसको कहते हैं शैथिल्य हानि। क्या कहेंगे? शैथिल्य हानि। तो लिख सकते हैं कोर के बार बार चुंबकित व अनुचुंबकित होने में या करने में जो विद्युत शक्ति की खपत होती है उसे शैथिल्य हानि कहते हैं या हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। याद रखना, मैं लिख देता हूँ हिस्टेरिसिस लॉस, HYS ये लिख देता हूँ, हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं या शैथिल्य हानि कहते हैं। आगे समझ में ये, अब इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये तो मैं आपको बताई थी कि इसके मान कैसे होता है और किस प्रकार ये अपना मतलब कि एक विद्युत शक्ति की खपत करती है। विद्युत शक्ति की खपत कब की? इस अवशिष्ट चुंबकत्व को मान को समाप्त करने में ही विद्युत शक्ति की खपत हुई है। ये बार बार अवशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न होगा और बार बार विद्युत शक्ति की खपत लगेगी, इसको मतलब समाप्त किया जाएगा
और फिर होगी। तो फिर कहते हैं कि अवशिष्ट चुंबकत्व होता क्या है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया है, लेकिन इसका यदि और गहरा अध्ययन पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से जानना चाहो, जीरो लेवल से जानना चाहो, तो चुंबकत्व के चैप्टर में अवशिष्ट चुंबकत्व और हिस्टैरिसीस हानि के मान को मैंने अच्छी तरह दर्शाया है। वहां जाके देखोगे तो कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे आप लोग। मतलब कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इसके बारे में गलत प्रश्न नहीं कर सकते। फिर भी आपको मैं आज दोबारा रिपीट करवाऊंगा उसके बारे में। चलो फिर भी मैं एक छोटा सा स्वरूप दिखाता हूं आप लोगों को, यहाँ पे दिखाई देता हूं, कोई बात नहीं है, फिर भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए कि मैं दो चीज़ों के अनुपात दिखा दे, ग्राफ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दिखा देता हूँ मैं, ये कोर ली, इस पर वाइंडिंग स्थापित की, एसी लगाई। एसी में क्या हुआ, पहले एसी की हाफ साइकिल चली, फिर दिखाते हैं एसी की हाफ साइकिल चली तो कोर चुंबकित होगी। ये लिखेंगे एच और ये एच, ये बी और ये बी, ये प्लस में ये माइनस में, और ये प्लस में और ये माइनस में। तो बी और एच, बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, एच क्या है, चुंबकन बल, क्योंकि कोर के ऊपर वाइंडिंग की, वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, वाइंडिंग क्या करेगी, इसके ऊपर बल लगाएगी, कौन सा, चुंबकीय बल लगाएगी, उस बल से क्या होगी, कोर चुंबकित हो जाएगी। तो वाइंडिंग ने क्या किया, बल लगाया, कौन सा बल, चुंबकीय बल लगाया, चुंबकन बल लगाया, जिससे कोर चुंबकित हुई, जिससे क्या हुआ, फ्लक्स घनत्व स्थापित और कोर चुंबकित हुई। तो अब देखो यहां से वाइंडिंग स्थापित, यहां से धारा चली, तो धारा चली यहाँ से, देखो 0 1 2 3 ऐसे चलेगी, 90 डिग्री पे अधिक होगी। तो क्या होगा, यहाँ से धारा चलेगी तो एच का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये एच उत्पन्न करेगी, एच का मान बढ़ा, मान लीजिए यहाँ से एच का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एच का मान बढ़ा, 90 डिग्री पे आ गया, तो एच का मान मानेगी यहाँ आ गया, एच का मान यहाँ आ गया। तो इसके साथ साथ क्या होगा कि चुंबकीय, ये कोर भी चुंबकित होना शुरू होगी। तो कहेंगे यहाँ से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, कोर चुंबकित हो जाएगी। तो यहाँ इसको ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे आएगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ गया ऐसे, ये कंडीशन आ गई, सीधे आगे इसको ग्राफ खींचेंगे ऐसे, तो ये आगे, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा, यहाँ कोर बढ़ी, दोनों का मान यहाँ पे आ गया। अब आगे और जाने वाले नहीं है धारा, तो ये आगे और बढ़ा भी देंगे तो ये क्या हो गई, इस अवस्था में कहाँ आगे, यहाँ 90 डिग्री पे आगे कोर सैचुरेशन संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेगी। क्या होगी, संतृप्त अवस्था, सैचुरेशन अवस्था प्राप्त कर लेगी कि अब कोर में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, हाफ साइकिल के बाद धारा का मान देखो, 90 डिग्री के बाद क्या धारा घटेगी, 90 डिग्री के बाद, ये तो 90 डिग्री आ गई, माना 90 डिग्री पे आ गई, धारा घटेगी तो क्या होगा, ये वापस आएगा, चुंबकन बल वापस आएगा। लेकिन ये भी वापस आएगा, क्योंकि धारा का मान घटा तो चुंबकन बल का मान घटा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान घटा। लेकिन होता क्या, ये चुंबकीय फ्लक्स का मान 180 डिग्री पे जीरो हो जाता है, लेकिन इसका मान जीरो नहीं होता, इसका मान कुछ बच जाता है यहाँ पे। तो क्या होगा, ये इसके साथ नहीं आता है, तो ये यहाँ पे आ गया। तो कह सकते हैं कि अब इस कोर में, जैसे माना यहाँ एन बना था, यहाँ एस था, तो कुछ अवशिष्ट, ये अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया, इस कोर में कुछ चुंबकत्व का मान बच गया, जिसको कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व है। तो ये क्या होगा, इतनी दूर का अवशिष्ट चुंबकत्व है, जिसे रेजिडुअल मैग्नेट बोलते हैं, जिसको फाई आर से दर्शाते हैं ये, ठीक है ना। ये बच गया आप लोगों का अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया। अब अवशिष्ट चुंबकत्व बचा, फिर वापस हाफ साइकिल के बाद में ये ऐसे आएगी। तो जो ही ऐसे आएगी तो सबसे पहले क्या होगा, ये विपरीत दिशा में चुंबक बनेगी। तो यहाँ एस बनने की कोशिश होगी, यहाँ एन बनने की कोशिश होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ माइनस दिशा में चुंबकन बल बढ़ेगा, ऐसे बढ़ा, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स इस कोर चुंबकित होना शुरू नहीं हुई, क्योंकि ये क्या है, पहले एन पोल को खत्म करेगी, फिर एस बनेगी। तो यहाँ से चुंबकन बल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब क्या होगा, इतनी दूर में क्या है, ये बल लग गया। ये बल कौन सा है, निग्रह बल है, ये निग्रह बल। इसने क्या किया, इस कोर के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त किया। इसने क्या किया, कोर के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त किया। अब वापस इस कोर का मान यहाँ 90 डिग्री तक, 270 डिग्री तक आएगा। तो इसमें अवशिष्ट चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया और ये यहाँ पे आ गया ऐसे। फिर ये धीरे धीरे इसका मान जीरो होगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ कंडीशन ये भी ऐसे बनेगी। तो ये इतनी दूर का क्या बच गया, ये भी अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया। और ये इतनी दूर का क्या होगा, ये निग्रह बल हो गया, इसने अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त किया। तो ये बी एच कर्व हो गया, बी एच कर्व हिस्टैरिसीस लूप होता है। अब गौर से सुनना, विद्युत शक्ति की खपत कहाँ हुई उसके रिजल्ट निकालते हैं। विद्युत शक्ति की खपत क्या होती है, ये अवशिष्ट चुंबकत्व यहाँ देखो इतनी दूर का है, माना कि अवशिष्ट चुंबकत्व यहाँ होता तो यहाँ तक का तो जो ऐसी जो खपत होती है यहाँ तक की, वो क्या हो जाती, वो बर्बाद हो जाती, क्योंकि चुंबक कोर बनती नहीं, उससे पहले ऐसी उसको समाप्त करने में लगती। तो ये इतनी दूर का होता, तो ये क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हिस्टैरिसीस लूप हो गया। इसको कहेंगे हिस्टैरिसीस लूप क्षेत्रफल हो गया। ये हिस्टैरिसीस लूप का क्या होगा, क्षेत्रफल हो गया। ये क्षेत्रफल कब बढ़ेगा, जब अवशिष्ट चुंबकत्व का मान बढ़ेगा।
क्षेत्रफल कब घटेगा? जब अवशिष्ट चुंबकत्व का मान घटेगा, माना कि यहाँ जाता है। तो कह सकते हैं हिस्टैरिसीस हानि हिस्टैरिसीस लूप के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। हिस्टैरिसीस हानि हिस्टैरिसीस लूप के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। समझ के बाद, अब हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतनी हिस्टैरिसीस हानि का मान बढ़ेगा, और हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना हिस्टैरिसीस हानि का मान घटेगा। और ये क्या कहती है? व्यर्थ की ऊष्मा उत्पन्न होती है इससे क्या होगा? ये इसके साथ इसको समाप्त करेगी, फिर लगेगा, समाप्त करेगी। तो इस पूरी कर्व को अच्छी तरह से सारने के लिए चुंबकत्व के चैप्टर में मैंने हिस्टैरिसीस लूप का एक वीडियो बना रखा है, उसको जाके देखना। अब बताओ, हिस्टैरिसीस हानि इस कोर को चुंबकित किया, फिर अनुचुंबकित किया, फिर अवशिष्ट चुंबकत्व के मान को समाप्त किया। अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त किया तो कुछ ऐसी कुछ विद्युत शक्ति की खपत हुई, फिर जाके फिर दोबारा कोर चुंबकित होगी। तो कह सकते हैं कोर के बार बार चुंबकित व अनुचुंबकित करने में या होने में जो विद्युत शक्ति की खपत होती है उसे हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। और इससे क्या होता है? व्यर्थ की ऊष्मा, कोर गर्म हो जाती है, कोर गर्म हो जाती है। कोर गर्म हुई तो क्या हो गया? विद्युत शक्ति किसमें परिवर्तित होगी? विद्युत शक्ति ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होगी। विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होगी या उसमें शक्ति में परिवर्तित होगी। तो ये इसमें क्या कर सकते हैं कि हिस्टैरिसीस हानि का मान किसके ऊपर डिपेंड हो गया? हिस्टैरिसीस हानि का मान लिख लेना, हिस्टैरिसीस लूप के क्षेत्रफल में डिपेंड करता है। हिस्टैरिसीस लूप के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। एक याद रखना, हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल किसके ऊपर डिपेंड हो गया? अवशिष्ट चुंबकत्व के मान पर। तो लिख लो आगे, हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लूप अवशिष्ट चुंबकत्व के मान पर निर्भर होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व के मान पर निर्भर होता है। एक बात ये आती है, ठीक है ना? तो अवशिष्ट चुंबकत्व का मान जितना अधिक होगा उतनी ही भंवर धारा हानि का हिस्टैरिसीस हानि का मान अधिक होगा। तो अब अवशिष्ट चुंबकत्व का मान किस में अधिक होता है? हार्ड लोहे में, हार्ड स्टील में अधिक होता है और सॉफ्ट आयरन में कम होता है। तो ये तो था हार्ड लोहे का मान लेते हैं। तो सॉफ्ट आयरन का हिस्टैरिसीस लूप कैसा होगा आपको दिखाता हूँ। सॉफ्ट आयरन का ऐसा हो सकता है, ये जो आप लोगों ने पत्ती से देखी है, ये ऐसे इतना ही, ये माना कि बीच की लाइन खींचे तो इतना ही हो सकता है, इतना ही, ठीक है ना? ये कितना था? ये अधिक है। और इससे भी यदि और भी सॉफ्ट आयरन ले लेते हैं तो इसका मान और भी कम हो सकता है, इतना ही हो सकता है। तो ये जितना कम होगा हिस्टैरिसीस लूप, ये अवशिष्ट चुंबकत्व का मान जितना कम होगा उतनी हिस्टैरिसीस हानि का मान कम होगा। लेकिन लोहे में ऐसा गुण नहीं होता है। सॉफ्ट आयरन का कम होती है, सॉफ्ट आयरन थोड़ा सा, इससे हार्ड आयरन, ये हार्ड स्टील है, इसका अधिक होता है, हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल अधिक होता है, ठीक है ना? तो दो बातें आ गई कि हिस्टैरिसीस हानि का मान हिस्टैरिसीस लूप के क्षेत्रफल निर्भर करता है और हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल अवशिष्ट चुंबकत्व के मान में निर्भर करता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड हो गया? ये हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो कह सकते हैं हिस्टैरिसीस हानि का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होता है। रिजल्ट सामने यही निकल के आता है। तो हिस्टैरिसीस गुणांक थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो क्या होता है? अवशिष्ट चुंबकत्व को ग्रहण करने का जो गुणांक होता है, कितना ग्रहण किया, इसके कितना बल लगा और इसने कितना ग्रहण किया, उस ग्रहण करने को ही कहते हैं हिस्टैरिसीस गुणांक। कितना ग्रहण किया आप लोगों ने, ठीक है ना? तो हिस्टैरिसीस गुणांक जो होता है, जो कि पदार्थ में हिस्टैरिसीस गुणांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कितना हिस्टैरिसीस गुणांक होगा। जितना अवशिष्ट चुंबकत्व होगा वो अधिक होगा, उतना हिस्टैरिसीस गुणांक का मान अधिक होगा, और जितना हिस्टैरिसीस गुणांक अधिक होगा उतनी ये हिस्टैरिसीस हानि का मान अधिक होगा। आगे डिपेंड। तो सबसे पहले अब देखो एक रिजल्ट निकल के आता है। सबसे पहले क्या हुआ? धारा का परिवर्तन हुआ। लिख लो प्रक्रिया, देखो इसकी, धारा का परिवर्तन हुआ, फ्लक्स का परिवर्तन हुआ और हिस्टैरिसीस हानि का मान उत्पन्न हुआ। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया ये एसी की प्राइमरी वाइंडिंग की धारा क्या करेगी? दो कारण करेगी कोर में, एक तो चुंबकित करेगी और एक इसमें वोल्टेज करके धारा का मान उत्पन्न करेगी। यही होता है। अब इसके फॉर्मूले आपको बता देता हूं कि क्या क्या इसके फॉर्मूले होते हैं। तो काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि हिस्टैरिसीस हानि का मान किसके ऊपर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति सॉफ्ट आयरन है तो कम होगी, हार्ड लोहा है तो अधिक होगी, हार्ड स्टील है तो और अधिक हो जाएगा। क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व का मान कौन कम करेगा कौन अधिक करेगा उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये हिस्टैरिसीस अवशिष्ट चुंबकत्व को ग्रहण करने की जो क्रिया है उसको कहते हैं, जो गुणांक है, कितना इसके बल लगा और कितना इसने ग्रहण किया, वो कहते हैं इसको गुणांक।
अब इसके फॉर्मूले बताता हूँ आप लोगों को मैं, हिस्टैरिसीस गुणांक, हिस्टैरिसीस हानि के। फिर आयरन कॉपर लॉस भी पढ़ेंगे आप लोगों को, कॉपर लॉस पढ़ाता हूँ आप लोगों को मैं। ये देखो, इसको WH से दर्शाते हैं, हिस्टैरिसीस हानि को WH से दर्शाते हैं, एक तो ये आता है इसमें। उसके बाद में WH बराबर क्या लिखेंगे, WH बराबर ये हिस्टैरिसीस गुणांक, अवशिष्ट संयुग्मत्व ग्रहण किया वो कितने गुणांक से, कितने रेशियो से इसने ग्रहण किया, वो इसको KH से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ कभी कभार KH भी लिखा मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। B मैक्सिमम की घात 1.6 इंटू F इंटू V मतलब कि इसका वॉल्यूम, आयतन कितना है इसका, आयतन ज्यादा होगा तो हिस्टैरिसीस गुणांक ज्यादा होगा, हिस्टैरिसीस गुणांक ज्यादा होता है हिस्टैरिसीस हानि का मान अधिक होगा। ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला ये आता, देखो ये भी लगभग स्थिर हो सकता है, ये भी स्थिर हो सकता है, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी स्थिर है लगभग, क्योंकि अब कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इस कोर में है। तो इस माना कि इस पर लोड लगा दिया आप लोगों ने, इसके ऊपर लोड लगा दिया, आप लोड लगाया, तो इसमें इसका चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो ये मैं जो क्यों आपको बताया था, मैंने लोड पर ट्रांसफर कैसे कार्य करता है, तो कॉमन चुंबकीय फ्लक्स का मान लगभग स्थिर होता है, तो इस हानि का मान भी लगभग स्थिर होता है, इसलिए कह सकते हैं ये भी लगभग स्थिर होता है। लेकिन इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो कह सकते हैं WH समानुपाती हिस्टैरिसीस गुणांक। ये हिस्टैरिसीस गुणांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लिख लेना, ठीक है ना। तो ये पदार्थ इस हिस्टैरिसीस गुणांक के ऊपर निर्भर करती है, और हिस्टैरिसीस गुणांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसको कह सकते हैं हिस्टैरिसीस हानि का मान किसके ऊपर डिपेंड हो गया, पदार्थ की प्रकृति पर। फ्रीक्वेंसी का मान लगा आपके सामने स्थिर होता है, तो ये भी कह सकते हैं क्या फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाया जाए तो हिस्टैरिसीस हानि का मान बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। पदार्थ का आयतन वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, पदार्थ का आयतन बढ़ाया जाए, कोर का आयतन बढ़ाया जाए तो क्या हिस्टैरिसीस हानि का मान बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मान को बढ़ाया जाए तो क्या बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो इसको वाट में दर्शाते हैं, वाट मीटर क्यूब, वाट प्रति मीटर क्यूब, या फिर वाट होती है इसकी इकाई। अब बताओ इस कोर में कितनी हानियां होगी, कोर में 2 हानियां होगी, कोर में 2 हानियां होगी, ठीक है ना। एक तो कौन सी, भंवर धारा हानि, जिसको कम कैसे किया, पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियां प्रयोग की। इसको कम कैसे करेंगे, इसको कम करेंगे कि कोर में इसकी चुंबकशीलता का मान तो कम नहीं हो, लेकिन अवशिष्ट चुंबकत्व को ग्रहण करने की शक्ति इसकी कम हो जाए, उसको कहते हैं ये हानि का मान कम कर सकते हैं। इसलिए लोहे में इस अवशिष्ट चुंबकत्व के मान को कम ग्रहण करने के लिए लोहे में क्या मिलाएंगे, 4% सिलिकॉन मिला देंगे। तो फिर ये लोहा, ये होगा सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां प्रयोग है। सिलिकॉन स्टील कैसे बना, 4% लोहा मिला दिया जाए तो सिलिकॉन स्टील का मान, इसमें हिस्टैरिसीस हानि का मान कम हो सकता है। लेकिन पूछा कि 4% सही है, नहीं, 3.8 से 4.7% तक मिलाया जाता है, औसत में 4% होता है। कभी कभार फिक्स मान पूछा जाए तो 3.8 से 4.7 तक मिलाते हैं, या फिक्स मान 4% तक मिलाया जाता है। ये किसका, सिलिकॉन का मान। इसका लोहे में सिलिकॉन मिलाते हैं, इसका नाम बदल देंगे, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन स्टील। इसलिए कह सकते हैं लोह हानि के मान को कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियां प्रयोग करेंगे, कि संपूर्ण लोह हानि का मान कम हो जाए। समझ गए बात को, संपूर्ण लोह हानि का मान कम हो जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है ना। और यदि वीडियो के प्रति आपके मन में कोई विचार हुआ, कोई समस्या उत्पन्न हुई तो कमेंट्स में जरूर लिखना। कमेंट्स जरूर करना चाहिए, किसी भी प्रकार का, अच्छा लगा तो करना, बुरा लगा तो करना, नहीं समझ तो करना, और आपके मन में कोई विचार हुए तो वो भी कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है ना। तो ये तो था बात इसकी। अब आपको यदि यहाँ कुछ समस्या, इसका मान ये अवशिष्ट चुंबकत्व को ग्रहण करने के जो गुणांक होता है, जो रेशियो, वो है, ये पदार्थ की प्रकृति निर्भर करता है, ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, ये इसका मान फिक्स होता है, फ्रीक्वेंसी इन्हें में फिक्स होते हैं, ये वॉल्यूम एक बार कोर बना देते हैं तो वॉल्यूम फिक्स हो जाता है, इसका आयतन फिक्स हो जाता है, ये आयतन है इसका, बाकी सब कुछ फिक्स है। तो ये आपकी होगी लोह हानि। लोह हानि कितनी होगी, लिख लो, लोह हानि कितनी होगी, 2 होगी। एक तो होगी भंवर धारा हानि प्लस शैथिल्य हानि या हिस्टैरिसीस हानि। ये WE प्लस WH, ये होगी WI। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये कोर में होती है। दूसरी हानि और पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे ताम्र हानि। अब ताम्र हानि के बारे में बताता हूं आप लोगों को। देखो मैं जो जिसको क्या है, मैंने आपको बताया कि अस्थिर हानि पढ़ेंगे। अस्थिर हानि जो लोड के मान के ऊपर डिपेंड करती है, इसको कहते हैं ताम्र हानि, जो शुरू में आपको मैंने लिखवा दिया था, ताम्र हानि। इसके बारे में देखते हैं,
ठीक है ना। अब ताम्र हानि कहाँ, देखो ताम्र हानि में जहाँ तांबा प्रयोग होगा वहाँ ये हानि उत्पन्न होगी। तांबा कहाँ प्रयोग होता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में उत्पन्न होता है, इसलिए मतलब ये हानि कहाँ होगी, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होगी। कितनी वाइंडिंग होंगी, 2 वाइंडिंग होंगी, एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, जिसमें से धारा प्रवाहित करवाते हैं। तो आप लोगों का पावर का मान, आप लोगों ने पावर देखे नहीं, P बराबर क्या क्या होता है, देखो P बराबर होता है VI, P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R, और P बराबर होता है I स्क्वायर R। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की हानि होती है, ये भी वाट में होती है, वाट में। तो अब देखो इस वाइंडिंग में आप लोगों ने धारा प्रवाहित करवाई, तो इस वाइंडिंग में क्या है, R है, प्रतिरोध है, ठीक है ना। और जो धारा, आपको पता है कि इसी चालक तार में धारा प्रवाहित करवाते हैं, उसके चारों तरफ क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ विद्युत शक्ति की खपत होगी, ऊष्मा भी उत्पन्न करेगी ये, क्योंकि ये ताम्र हानि क्या करेगी, ये भी वाइंडिंग को गर्म करती है। तो कह सकते हैं वाइंडिंग में धारा, जो वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है, वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण प्रवाहित होती है। वाइंडिंग में धारा का मान अधिक कब होगा, जब रेजिस्टेंस का मान कम होगा। धारा का मान कम होगा जब रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा। तो इस प्रतिरोध के कारण, वाइंडिंग में इस प्रतिरोध के कारण जो धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण विद्युत शक्ति की खपत होती है, उसको कहते हैं कॉपर लॉस। तो क्या लिख सकते हैं, ये हानि, कौन सी हानि, ये हानि वाइंडिंग में होती है। ये हानि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होती है। क्यों, क्योंकि वहां तांबा प्रयोग होता है, एक होती है ना। और ये क्या करती है, देखो ये वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है, वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होने के कारण वाइंडिंग में आर के कारण, रेजिस्टेंस के कारण धारा प्रवाहित होती है, रेजिस्टेंस के कारण धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण ये हानि होती है। किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण होती है, ये हानि होती है। आई का मान, धारा का, देखो धारा का मान कब बढ़ेगा, धारा का मान कब बढ़ेगा, जब आर का मान कम होगा। और धारा का मान कब घटेगा, जब आर का मान बढ़ेगा। ये मैंने आपको इस डीसी जनरेटर के ट्रांसफर उस चैप्टर में अच्छी तरह से बारीकी से फिर भी इसका अध्ययन करवाया है, ठीक है ना। फिर मैं आपको थोड़ा सा बता दिया है और थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये हानि किसके कारण होगी, इस वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण ये हानि होगी। कौन सी हानि, कॉपर लॉस होगी। इसको WC से दर्शाते हैं, याद रखना, WC से दर्शाते हैं, बस छोटा, बस बड़ा नहीं, जब छोटा भाग WC से दर्शाते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है, वाट होती है, वाट नापते हैं, ठीक है ना। और अब लिखते हैं WC बराबर क्या लिखेंगे, I स्क्वायर R, ये लिखेंगे I स्क्वायर R, ये वाट में, ये उस कॉपर हानि के मान का फॉर्मूला है। अब आप लोग समझ गए कि इसमें धारा कब, देखो लोड बढ़ाएंगे धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगी तो हानि बढ़ेगी, लोड घटाएंगे धारा घटेगी, धारा घटेगी तो हानि घटेगी। इसका मतलब ये हानि किसके ऊपर डिपेंड हो गई, ये हानि लोड के मान पर डिपेंड होती है। ये लोड घटने बढ़ने के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसका मतलब कह सकते हैं ये हानि कौन सी हानि है, अस्थिर हानि होती है। लेकिन याद रखना बात, क्या लिख सकते हैं, ये हानि, देखो उसमें कुछ निष्कर्ष निकलता है। WC का मान, कॉपर लॉस का मान, कॉपर लॉस किसके समानुपाती होती है, कॉपर लॉस I स्क्वायर के समानुपाती होती है। काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। कॉपर लॉस क्योंकि ताम्र हानि धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, लिख लेना बात, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। और ताम्र हानि रेजिस्टेंस के समानुपाती होती है। यदि धारा के माने लोड 2 गुना कर दिया जाए, लोड 2 गुना कर दिया जाए तो ताम्र हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गौर से सुनना। धारा को लोड 2 गुना किया है, धारा के मान को आपने 2 गुना किया है, लोड के मान को 2 गुना कर दिया जाए या धारा के मान को 2 गुना कर दिया जाए तो ताम्र हानि पर क्या फर्क पड़ेगा, 4 गुना हो जाएगी। लेकिन लोह हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस धारा से उसका कोई परिवर्तन लेना देना नहीं है। फ्लक्स परिवर्तन एक बार इस फ्रीक्वेंसी के कारण होता है तो फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है। एक बार ये धारा ये हानि उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता। ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते ही बन जाते हैं, उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। होगी बात। तो ताम्र हानि इस लोड के ऊपर डिपेंड करती है। भार का मान कम ज़्यादा होता है तो ताम्र हानि का मान कम ज़्यादा होता रहता है। एक बात ये आ गई। और ताम्र हानि का मान धारा के वर्ग के समानुपाती होता है और रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है, ठीक है ना। धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए तो ताम्र हानि 16 गुना हो जाएगी।
अब कितने लोड पे हाफ लोड की बात करते हैं या फुल लोड की बात करते हैं वो आपको बताऊंगा, दक्षता पढ़ाएंगे तो कि फुल लोड पे हानियों का मान इतना है तो हाफ लोड पे हानियों का मान कितना होगा, वो आपको बताऊंगा कौन सी हानि घटेगी कौन सी बढ़ेगी, वो दक्षता पढ़ेंगे तब बताएंगे आप लोगों को। समझ गए आप लोगों को। तो इस ट्रांसफार्मर में कितनी हानियां होगी, 2 हानियां होगी, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, क्या यदि दोनों हानियों का मान बराबर हो जाए, दोनों हानियों का मान बराबर हो जाए तो मशीन की दक्षता सबसे अधिक होती है। नोट लगा के लिख लो ये बात कि यदि ट्रांसफार्मर में तम्र हानि व लौह हानि का मान बराबर हो जाए, तम्र हानि व लौह हानि का मान बराबर हो जाए तो ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है। तो ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता में कितनी होती है, 99% से 99.5% तक होती है। और इसकी दक्षता इलेक्ट्रिकल मशीनों में सबसे उच्च होती है। किसकी, ट्रांसफार्मर की। पूछा जाए क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई घर्षण हानियां नहीं होती हैं। बाकी सभी मशीनों में घर्षण हानियां होती हैं। घर्षण हानियां नहीं होने के कारण एक हानि का मान कम हुआ, बाकी मशीनों में घर्षण हानियां बढ़ेंगी, विंडोज मतलब कि विंडोज एलोस बढ़ेंगी, तो क्या होगा वहाँ पे उसकी दक्षता का मान घटेगा। यहाँ कोई घूमने वाला भाग नहीं होने के कारण घर्षण हानियां नहीं होती, जिसके मतलब हानियों का मान बाकी मशीनों से कम होता है, और बाकी मशीनों से कम होने के कारण इसकी दक्षता सबसे उच्च होती है। इसलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता इलेक्ट्रिकल मशीनों में सबसे उच्च होती है। दोस्तों ये तो थी आपका ट्रांसफार्मर का चैप्टर में हानियों का मान।